हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से डॉक्टर OMG एक्सपेरिमेंट पे। अपन लोग +2 की केमिस्ट्री का स्टीरियो लेसन, स्टीरियो केमिस्ट्री का जो लेसन है वो स्टार्ट कर रखा था अपन लोगों ने, और उसी में आज अपने को आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने से पहले इन क्लासेस को शेयर कर देना, और दूसरा कि जो अपन लोगों ने सोचा है कि लाइव स्टार्ट करें, तो मैंने एक देखा है कि अगर अपने सैटरडे को 10:30 के पास 10:30 AM लाइव आएंगे सैटरडे को 10:30 को, ठीक है। 10:30 की बजाय 10 बजे से ही रहने वाला है ना। सैटरडे को 10 बजे जो है वो लाइव आएंगे। तो आपके जितने भी स्टूडेंट हैं, आपके साथी हैं या और जिनके अभी तक ध्यान में नहीं है, या फिर जो क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि इसके अंदर अपने उतना ही करेंगे जितना अपना रिवाइज्ड सिलेबस है, यानी कि एक्स्ट्रा नहीं करने वाले। अपना जो अभी टारगेट रहने वाला है वो टारगेट ओनली अपने एक बार बोर्ड एग्ज़ाम के रिगार्डिंग अपना जो रिवाइज सिलेबस है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग लेसन करने वाले हैं। तो आप में से जो स्टूडेंट भी ध्यान में है, जो ये पढ़ना चाहता है, तो उनको बोलना कि सैटरडे को 10 बजे लाइव आए। अगर अपने पास कम से कम 20-30 स्टूडेंट अगर लाइव आने के लिए होते हैं, अगर लाइव आती है तब तो क्लास में मज़ा आता है, और लाइव में पढ़ाने में भी मज़ा आएगा और आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आएगा, थोड़ा मतलब अच्छा इंटरेक्शन हो जाएगा। तो लाइव क्लासेस बहुत अच्छी रहती है पढ़ने के लिए, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उसमें क्या है, जितना टाइम भी नहीं लगता, इतना मतलब एक फ़िक्स टाइम होता है, उतने टाइम के अंदर क्लास डायरेक्ट स्टार्ट हो जाती है। इसमें क्या है, ताम झाम बहुत रहता है, तो मैं खुद लाइव स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो सैटरडे को 10 AM याद रखना, सैटरडे 10 AM सभी को शेयर कर देना, सभी को सजेस्ट कर देना कि शनिवार के सुबह 10 बजे तैयार रहे। शनिवार के सुबह 10 बजे हो सकता है तो मैं पहले थंबनेल डाल दूं, अगर ना भी डाल पाऊँ तो आप इस चैनल पे 10 बजे तैयार रहना। चलिए दोस्तों, अपना लेसन करते हैं स्टार्ट। और ये 1 मिनट में डस्टर ले आता हूँ। हाँ चलिए दोस्तों, कल अपन लोग जो है वो स्ट्रक्चरल जो आइसोमेरिज्म संरचना समावयवता है उसको पूरा कर चुके थे। अपन लोगों ने कल कहा था कि जो समावयवता है उसको 3 भागों में बांटा जाता है। समावयवता को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। यानी समावयवता जिसे क्या बोला जाता है, आइसोमेरिज्म बोला जाता है, उसको कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भाग कौन कौन से थे? 3 भाग थे। सबसे पहला कौन सा था? संरचना या फिर स्ट्रक्चरल। दूसरा कौन सा था? जिसे विन्यास बोलते हैं, या फिर कॉन्फ़िगरेशनल, ठीक है। और थर्ड कौन सा था? थर्ड था संरूपण, जिसे क्या बोलते हैं? कन्फर्मेशनल, ठीक है। ये इस तरह से 3 अलग अलग थी। संरचना के टोटल 5 पार्ट किए थे, वो अपन लोग कर चुके थे। मैंने कहा था ये इस लेसन में इनको स्टडी नहीं करने वाले, ये एक्चुअल में अपने एमीन वाले लेसन के अंदर है। आज बात करते हैं विन्यास की और सहरूपण की। किसकी बात करते हैं? विन्यास की और सहरूपण की। सबसे पहले तो विन्यास और सहरूपण को समझते हैं ऊपर के लेवल पे। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? एक पहली है अपनी विन्यास समावयवता, और दूसरा है सहरूपण समावयवता। विन्यास समावयवता को क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। और सहरूपण समावयवता कौन सी होती है? सहरूपण होती है कन्फर्मेशनल। आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये दोनों। अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये रहता है कि विन्यास जो समावयवता है, ये जो कंपाउंड होते हैं, यानी कि जो कन्फिगरेशनल आइसोमर्स होते हैं, समावयवी जो होते हैं, कन्फिगरेशन विन्यास समावयवी जो होते हैं, वो सेपरेबल होते हैं, यानी कि उन्हें अलग अलग किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? अलग अलग विभाजित किया जा सकता है, बांटा किया जा सकता है। यानी कि क्या होते हैं? वो सेपरेबल होते हैं, आगे बात समझ में। और सहरूपण समावयवी क्या नहीं होते? नॉट सेपरेबल नहीं होते।
बस एक बार तो आपको इतना ही बड़े बड़े तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। एक सेपरेबल है और एक है नॉन सेपरेबल है। उसके बाद संरूपण समावयवता को अपने यहाँ से साफ कर देंगे और संरूपण समावयवता भी बात करेंगे, लेकिन आगे करेंगे। बड़े बड़े तौर पे यहाँ इतनी बात थी, इन दोनों में डिफरेंस जो है बड़े लेवल पे वो इतना ही है। यहाँ जो है वहाँ अपने अब आगे चलने वाले हैं किस पे, विनाश समावयवता पे। विनाश समावयवता दो प्रकार की, विनाश समावयवता या फिर कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म है, ये कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। फर्स्ट कौन सी है, ये है ज्यामितीय समावयवता। कौन सी समावयवता, ज्यामितीय समावयवता। और दूसरी है प्रकाशिक समावयवता। दूसरी कौन सी है, प्रकाशिक समावयवता, ठीक है। ज्यामितीय समावयवता को बोलते हैं जियोमेट्रिकल। कौन से बोलते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और प्रकाशिक समावयवता को बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये हो गया अपना, कल अपन लोगों ने यहाँ इसको एंड करके यहाँ छोड़ा था। अब चलते हैं इससे आगे, स्टार्ट करते हैं किसको, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को। किसको स्टार्ट करते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को। ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती क्या है, इसके लिए बहुत सारी कंडीशन है। लेसन देखो काफ़ी इजी रहने वाला है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर थोड़ी देर भी आप लोग रिवाइज कर लेते हो घर पे तो कोई इश्यू नहीं रहने वाला। इस लेसन में एक छोटी सी गलती भी नहीं होने वाली आप में से। तो फर्स्ट अपना मैं लिखता हूँ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब कि ज्यामितीय समावयवता। कौन सी समावयवता, ज्यामितीय समावयवता। अब ज्यामितीय समावयवता का क्या लोचा है, देखो ज्यामितीय समावयवता के लिए कुछ कंडीशंस हैं। उनमें से फर्स्ट ज्यामिति, यानी कि ज्यामिति का मतलब क्या है, ज्यामिति होती है उसकी स्पेस के अंदर अरेंजमेंट। जियोमेट्रिकल मतलब कि ज्यामिति किस तरह की है, स्पेस के अंदर कौन से एटम किस तरह है। जैसे कि मतलब अपन लोगों ने संरचना समावयवता पढ़ी। संरचना समावयवता में मैं ऐसे कहता हूँ ए बी, और यहाँ ये इस तरह डी लगा दिया, ठीक है, ए बी डी, और यहाँ लगा दिया सी। दूसरा लिखता हूँ मैं ए बी डी सी। ये दो कंपाउंड अपने पास, इन दोनों का मैंने स्ट्रक्चर बना दिया आपके सामने। ए बी डी ऊपर है, सी नीचे है। ए बी डी ऊपर है, सी भी ऊपर है। अगर इसमें संरचना समावयवता देखें तो इसमें संरचना समावयवता नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कोई डिफरेंस नहीं है। सी इसमें भी, इसमें भी है, इसमें भी है। और सी किसके साथ जुड़ा है, यहाँ ए के साथ जुड़ा है, इसमें भी ए के साथ जुड़ा है। ए किसके साथ जुड़ा है, बी के साथ, यहाँ ए बी के साथ जुड़ा है। बी किसके साथ जुड़ा है, डी के साथ जुड़ा है। बी भी केवल डी के साथ और ए के साथ जुड़ा है। डी केवल बी के साथ जुड़ा है, यहाँ भी डी केवल बी के साथ जुड़ा है। तो यहाँ संरचना समावयवता नहीं हो सकती। लेकिन स्पेस के अंदर स्पेशियो अरेंजमेंट जो है वो अलग है। स्पेशियो अरेंजमेंट क्या है, अलग है। यानी कि जो आयाम है, जो स्पेस है, स्पेस के अंदर इन सभी की व्यवस्था अलग अलग है। तो यह कौन सी समावयवता है, ज्यामितीय समावयवता है। कौन सी समावयवता है दोस्तों, ज्यामितीय समावयवता है। यानी कि इसमें भी समावयवता है, इसमें भी क्या है, समावयवता है। डबल बॉन्ड लगा दिया तब भी ये क्या बन गए, समावयवी हैं। डबल बॉन्ड क्या बन गए, समावयवी है। और डबल बॉन्ड वाले क्या होते हैं, ये आपको ज़्यादा समावयवी गुण प्रदर्शित करेंगे। तो अपने अभी बात करने वाले हैं डबल बॉन्ड की, वो देखेंगे कैसे करेंगे, ठीक है। तो ज्यामितीय समावयवता मतलब कि स्पेस के अंदर अलग अलग अरेंजमेंट होना, ठीक है। जरूरी नहीं कि संरचना में फर्क हो, कि इसके अंदर सी जो है वो केवल ए के साथ जुड़ा है तो इसके अंदर सी ए के साथ और बी के साथ भी जुड़ा होना चाहिए। ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको सारा कुछ सेम मिलेगा, बॉन्डिंग सारी कुछ सेम मिलेगी। लेकिन डिफरेंस कहाँ आ गया, डिफरेंस यही आ गया कि इनका स्पेस के अंदर जो अरेंजमेंट है, स्पेशियो अरेंजमेंट जो जिसको बोलते हैं, यानी कि जिसे हिंदी में बोला जा सकता है त्रिविम व्यवस्था। त्रिविम व्यवस्था। तो इस तरह क्या होगी, आपको ज्यामितीय समावयवता मिलेगी। इस तरह आपको क्या मिलेगी, ज्यामितीय समावयवता मिलेगी। यानी कि यहाँ आपको क्या मिलने वाला है, अगर मैं कहूँ यहाँ आपको त्रिविम व्यवस्था अलग होती है। त्रिविम व्यवस्था क्या होती है, अलग होती है। तो मैं कह सकता हूँ डिफरेंस इन स्पेशियो अरेंजमेंट। स्पेशियो अरेंजमेंट में क्या होगा, आपको डिफरेंस मिलेगा। स्पेशियो अरेंजमेंट में क्या मिलेगा, आपको डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, यहाँ आपको
मेन जो बात है यहाँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपको डबल बॉन्ड मिलता है। क्या मिलता है? डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड की वजह से होता क्या है, डबल बॉन्ड की एक खास बात होती है, डबल बॉन्ड की एक खास बात होती है। क्या खास बात होती है डबल बॉन्ड की? कि डबल बॉन्ड को घुमाया नहीं जा सकता। डबल बॉन्ड को क्या नहीं किया जा सकता? घुमाया नहीं जा सकता। जैसे कि मान लो मैं एक बनाता हूँ, यहाँ कंपाउंड बनाता हूँ, कार्बन कार्बन के बीच यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ मैंने CH3 लगा दिया, यहाँ मैंने H लगा दिया, यहाँ मैंने H लगा दिया और यहाँ मैंने CH3 लगा दिया। अब आप इसे सपोज करो कि इसके अंदर, इस कंपाउंड के अंदर मैं क्या करूं, ये जो डबल बॉन्ड लगा है यहाँ, इसमें इस तरह वाले कार्बन को मैं पकड़ लेता हूँ। क्या इस तरह वाले कार्बन को घुमाया जा सकता है क्या? दोनों को एक साथ नहीं घुमाना, ऐसे 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 दोनों एक साथ नहीं घुमाने, चक्री की तरह दोनों को एक साथ नहीं घुमाना। करना क्या है, इस तरह वाले कार्बन को हाथ में पकड़ना है और इस तरह वाले कार्बन को ऐसे घुमाना है। क्या घुमाया जा सकता है क्या? जैसे कि एक कार्डबोर्ड क्लिक प्रयोग है। कैसे? जैसे मान लिया कि एक कार्डबोर्ड है, ठीक है, और इन दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ कुछ लाइन लगा देते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में इस तरह बॉन्ड बने। अब आप ये बताओ मेरे को, इसको ऊपर वाले बोर्ड को पकड़ के, इस ऊपर वाले बोर्ड को पकड़ के इस नीचे, मान लो कि ये तिनके हैं दोनों, ये क्या है, दोनों तिनके हैं। इस ऊपर वाले को मैंने पकड़ लिया और नीचे वाले को मैं क्या घुमा सकता हूँ क्या? क्या घुमा सकता हूँ क्या? नहीं घुमाया जा सकता। घूमने के लिए टूटेंगे, घूमने के लिए टूटेंगे, तो ये नहीं घूम सकता, ये नहीं घूम सकता। इसके बजाय ऐसे हो, ऐसे हो, ऊपर वाले को पकड़ कर नीचे वाले घुमाना हो, सिंगल बॉन्ड है, घूम जाएगा आराम से, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन यहाँ नहीं घूम सकता। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड है। आप ऐसे करके देख लेना कि एक बुक लेना, बुक के बीच में दो तिनके डाल लेना और सामने वाली बुक में भी 2 तिनके डाल देना, वो उन्हीं तिनकों को उसमें डाल देना। फिर उसके बाद रोटेट करने की कोशिश करना। वो जो आपके पास जितने भी वो तिनके हैं, छोटी छोटी जो लकड़ियाँ हैं, वो टूटेगी, ब्रेक होगी, उसके बाद में वो घूम सकता है, पहले नहीं घूम सकता। तो इसका मतलब डबल बॉन्ड की खास बात है कि ये इस तरह घूर्णन नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? घूर्णन नहीं कर सकता। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं प्रतिबंधित घूर्णन। क्या बोलते हैं? प्रतिबंधित घूर्णन बोलते हैं, यानी कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। इट इज़ नोन एज ए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। समझ आ गई क्या बात है? इसे बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। इट मीन्स अपना मतलब क्या है? अपना मतलब ये है कि डबल बॉन्ड जो है उसके अंदर एक कार्बन को फिक्स करके सेकंड कार्बन को रोटेट नहीं किया जा सकता। इट मीन्स जो डबल बॉन्ड है वो रोटेट नहीं हो सकता। सो इट इज़ नोन एज ए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो ध्यान रखना, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बहुत ही ज़रूरी है। डबल बॉन्ड का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर डबल बॉन्ड है तो वहाँ उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपको जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगी। हाँ, एक दो जगह ऐसी भी आएगी जहाँ डबल बॉन्ड का होना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन वहाँ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ज़रूर मिलेगा आपको, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ आपने ध्यान दिया कि डबल बॉन्ड जो है उसकी वजह से रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यहाँ जनरेट हो रहा है और उसी की वजह से जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो भी बन रही है। आगे होगी इतनी बात समझिए में। इसके बाद क्या रहता है, पहले मैं इसकी कुछ छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ। तो एक नंबर, इसके अंदर त्रिविम में व्यवस्था अलग अलग होती है। दूसरा, इसमें प्रतिबंधित घूर्णन पाया जाता है। प्रतिबंधित घूर्णन के बाद अब डबल बॉन्ड हो गया। प्रतिबंधित घूर्णन का मतलब, एक बार अगर बात समझे तो, अगर यहाँ तक की बात समझो तो डबल बॉन्ड मीन्स है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, डबल बॉन्ड मीन्स है प्रतिबंधित घूर्णन। तो डबल बॉन्ड किस किस में है? कार्बन कार्बन बीच डबल बॉन्ड हो सकता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड हो सकता है। और किस में हो सकता है? एलिसाइक्लिक और जो ऑक्जिम है। अब एलिसाइक्लिक यानी कि हिंदी में नाम लिखूं मैं, एलिसाइक्लिक और कौन सा? ऑक्जिम। ऑक्जिम को बोला जाता है OXI, ऑक्जिम, OXIZME। और एलिसाइक्लिक है ALICYCLIC, एलिसाइक्लिक। तो ये जो एलिसाइक्लिक और ऑक्जिम है, एलिसाइक्लिक और जो ऑक्जिम है OXIME, एलिसाइक्लिक और जो ऑक्जिम है, ये आपको वर्ड इंग्लिश में ही देखने को मिलेंगे। हिंदी में इनका इतना बड़ा यूज़ होता भी नहीं। एलिसाइक्लिक ऑक्जिम बहुत कम बोला जाता है, ठीक है। यहाँ ध्यान देने वाली क्या बात है, एलिसाइक्लिक तो वो कंपाउंड होते हैं जो फर्स्ट जो कार्बन है
वो लास्ट वाले कार्बन के साथ कनेक्ट हो, इट मीन्स आप कह सकते हो साइक्लोस्ट्रक्चर। एलिसाइक्लिक मीन्स है साइक्लोस्ट्रक्चर, और वर्ड आ भी रहा है यहाँ साइक्लिक, साइक्लोस्ट्रक्चर, जो गोल स्ट्रक्चर बन रही है, मतलब पूरा फर्स्ट कार्बन जो लास्ट कार्बन के साथ अटैच हो रहा है। ऑक्जिम क्या होता है? ऑक्जिम आपको अच्छी तरह ध्यान में होगा कि अपन लोगों ने लेसन किया था, कौन सा? एल्डिहाइड कीटोन का। एल्डिहाइड कीटोन के अंदर एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शंस पड़ी थी, किसके साथ है? अमोनिया के साथ और अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ, यानी कि इस तरह यहाँ H लगा दो चाहे R लगा दो, और NH2Z लिखा था इसको, ठीक है, आपको ध्यान में होगा। यहाँ को H को 2 को O को यहाँ से निकाला था, और निकालने के बाद क्या बनाया था? RCR डबल बॉन्ड, यहाँ से इसको क्या निकाल दिया था? H2O को निकाल दिया था, और यहाँ क्या जाएगा? यहाँ डबल बॉन्ड से क्या कनेक्ट हो जाएगा? सीधा नाइट्रोजन कनेक्ट हो जाएगा, और यहाँ आगे Z। इस तरह ये रिएक्शन की थी, देख लो। ये रिएक्शन जो है आपकी आ गई यहाँ, एल्डिहाइड और कीटोन का भी रिवीजन हो गया। एक रिएक्शन यहाँ आ गई अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ। अमोनिया के डेरिवेटिव को ऐसे लिखना NH2Z, ठीक है। उसके बाद अगर ये क्या हो? हाइड्रोक्सिलेमीन हो, यानी कि NH2OH हो, तो Z की जगह क्या आ गया? OH आ गया। Z की जगह क्या आ गया? फिर OH आ गया। Z की जगह OH आ जाएगा, तो यहाँ अपना क्या बन जाएगा? कंपाउंड OH बन जाएगा। ये ही दरअसल दोस्तों ऑक्जिम होती है। क्या होती है? ऑक्जिम। यहाँ डबल बॉन्ड है या नहीं? ये वाली कंडीशन कंप्लीट हो रही है कि नहीं हो रही? तो यानी कि डबल बॉन्ड वाले जो जितने भी ऑलमोस्ट कंपाउंड्स है, वो कंपाउंड्स में क्या होती है? आपको जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या फिर ज्यामितीय समावयवता मिलती है, ठीक है। अगर इसकी आपको किसी को ये देखनी हो, क्या देखनी हो? अगर इसका आपको मैकेनिज्म देखना हो, तो वैसे मैंने आपको मैकेनिज्म बताया भी है, लेकिन एक बार छोटा से लेवल पर फिर से बता देता हूँ कि ये एसिडिक मीडियम के अंदर रिएक्शन स्टार्ट होती है। कौन से मीडियम में स्टार्ट होती है? एसिडिक मीडियम में स्टार्ट होती है। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है, तो इसके पास क्या आ जाता है? H आ जाता है, तो ये क्या बना लेता है? OH। क्या बना लेगा? OH बना लेगा। ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और इसके पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आने पे यहाँ कौन आएगा? नाइट्रोजन आएगा। कौन आएगा? नाइट्रोजन आएगा। और नाइट्रोजन आके यहाँ क्या देगा? नाइट्रोजन आके यहाँ अपने लोन पेयर देगा। नाइट्रोजन उससे क्या जाएगा? प्लस आ जाएगा, और इस तरफ क्या रह जाएगा? Z रह जाएगा। अब प्लस करने के बाद क्या होगा कि यहाँ हाइड्रोजन जो है वहाँ अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के फिर से निकल जाएगा। अपने हाइड्रोजन यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकल जाएगा, तो नाइट्रोजन पे जो चार्ज है वो यहाँ से हट जाएगा, यानी कि एक क्या रह गया? H+ रह गया। एसिडिक मीडियम था वो अपना वापस एसिडिक मीडियम मिल चुका है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? यहाँ क्या रह गया? नाइट्रोजन, ये ठीक है। अब यहाँ ऑक्सीजन जो है OH है। OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप का आपको मालूम है, तो ये यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा। OH यहाँ से बाहर निकलेगा, OH यहाँ से बाहर निकलेगा, तो इसको निकाल देते हैं बाहर, ठीक है। इस पर कौन सा चार्ज आ गया? फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या होगा? ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, और यहाँ से निकल जाएगा इस फॉर्म में H+ में। OH भी निकला है, H भी निकला है, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे? H2O बना लेंगे। क्या बना लेंगे? H2O बना लेंगे। और अब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, तो क्या रह गया? RCR, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। Z की जगह आप Z की जगह Z हो तो Z लिखो, OH हो तो OH लिखो। तो ये इस तरह का ऑक्जिम कंपाउंड हो गया। तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन से कार्बन कार्बन बेस डबल बॉन्ड हो। कार्बन कार्बन बेस डबल बॉन्ड वो कौन सा होगा? एल्कीन। कौन सा होगा? एल्कीन। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड मिलेंगे। कार्बन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड आपको ऑक्जिम बता दिया। एलिसाइक्लिक ऑक्जिम अलग से हो गया। ऑक्जिम की मैंने आपको पूरी डेफिनेशन भी पूरा सिस्टम दिखा दिया। ये OH वाला सिस्टम हो गया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब आगे की, ठीक है। इतने कंपाउंड्स के अंदर आपको क्या मिलेगी? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलती है, ठीक है। इस बोर्ड के लिए अपन लोगों ने यहाँ एक बोर्ड का प्रयोग भी देख लिया कि बोर्ड के प्रयोग कैसे होते हैं। अब यहाँ इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि इसके अंदर क्या करते हैं? हम सभी को अलग अलग नेम देते हैं। सभी को क्या करते हैं? अलग अलग नेम देते हैं। जैसे कि मतलब एक तरह का समावेवी हो उसको अलग नाम देते हैं, दूसरे तरह के समावेवी को अलग नाम देते हैं। तो यहाँ आपने ये देख रहे हैं कि 3 तरह के कंपाउंड, कितने तरह के कंपाउंड? 3 तरह के कंपाउंड क्या करते हैं? ये 3 तरह के कंपाउंड आप वो क्या देंगे? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देंगे। देते तो और भी बहुत प्रकार के हैं, लेकिन अपने लेसन के अंदर ओनली 3 ही हैं। अपने इन्हीं 3 की बात करने वाले हैं। मैंने जैसे कि आपको कहा था, हालांकि ये रिवाइज्ड सिलेबस में नहीं है, ये हमेशा से यही 3 रहे हैं, ठीक है। लेकिन अपने एक बार इन्हीं की बात करेंगे। एल्किन, सेकंड हो गया कौन सा? ऑक्जिम, और थर्ड हो गया कौन सा? एलिसाइक्लिक। दीज आर 3 कंपाउंड्स विच शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल एल्कीन। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? एल्कीन की बात करते हैं। एल्कीन कैसे जो है वो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करती है,
ठीक है। बस एक छोटी सी चीज़ यहाँ देखने वाली है, उसका आप ध्यान रखना, ठीक है। एल्कीन, एक बार इन दोनों को साफ करता हूँ। एल्कीन के लिए मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा, जैसे कि मान लो मैं ऐसे लिख देता हूँ C डबल बॉन्ड CAB, और यहाँ मैंने लिख दिया जैसे AB, ठीक है। दूसरा अपना एग्जाम्पल C है, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ B है, यहाँ A है। ध्यान ये देना है कि ये दोनों कंपाउंड वैसे एक ही तरह के हैं, लेकिन बस इसी C के साथ कौन जुड़ा है, B जुड़ा है, इसी C के साथ कौन जुड़ा है, B जुड़ा है, इसी C के साथ A जुड़ा है, इसी C के साथ A जुड़ा है। मतलब संरचना में तो डिफरेंस नहीं है, संरचना में डिफरेंस नहीं है। तो किस में डिफरेंस है? डिफरेंस है स्पेशियो अरेंजमेंट, त्रिविम में जो व्यवस्था है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर थोड़ा सा भिन्नता है। तो उसके अंदर भिन्नता है तो उसका क्या होगा, ध्यान ये रखना कि इसको मैंने घुमा के ऐसे नहीं किया। रियल में जब अपने को कोई रिएक्शन से कुछ प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ था, वो ये ऐसे ही ऑब्टेन हुआ था, और सेकंड ये ऐसे ही ऑब्टेन हुआ था। ये फ्लिप करके इस तरफ नहीं लेके गए, ऑब्टेन ही ऐसे हुआ था, ये भी अपने को ऐसे, इसका फॉर्मेशन भी ऐसे ही हुआ था। आपने बाद में इसको फ्लिप नहीं किया, ध्यान रखना इस बात को, इसको आपने बाद में फ्लिप नहीं किया, ये पहले से आपको ऐसे मिला था। अब क्या है, एक तरह जिसमें एक तरह के कंपाउंड एक तरफ हो, इसमें एक तरह कंपाउंड एक तरफ है, और इसमें एक तरह कंपाउंड क्या अलग अलग है या नहीं? इसमें एक तरफ ए है, इसमें एक तरफ बी है, इसमें एक तरफ ए है, इसमें एक तरफ बी है, इसमें दोनों तरफ ए है, इसमें दोनों तरफ बी है। तो ध्यान रखना, जिसमें दोनों तरफ एक तरफ हो, दोनों जो सेम तरह का कंपाउंड है, सेम तरह का जो ग्रुप है वो एक तरफ जुड़े, उन्हें बोलते हैं सिस। क्या बोलते हैं इन्हें? सिस बोलते हैं, ठीक है। और जो अलग अलग हो इसे क्या बोलते हैं? ट्रांस बोलते हैं। समझ आ गई क्या बात है? मैं स्पेलिंग थोड़ी बड़ी लिख देता हूँ, TRANS। सिस को हिंदी में बोलते हैं समपक्ष। सिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? समपक्ष। और ट्रांस को हिंदी में क्या बोलते हैं? विपक्ष। क्या बोलते हैं? विपक्ष बोलते हैं। एक हो गया सिस, एक हो गया ट्रांस। अब ध्यान रखना सिस और ट्रांस कौन से होते हैं। आप वर्ड लर्न करना, सिस और ट्रांस, समपक्ष और विपक्ष को से भी याद कर सकते हो। सिस का मतलब क्या हो गया? जिसमें एक तरफ हो। ट्रांस का मतलब जिसमें क्या हो? अलग अलग हो। एक एग्जाम्पल लेते हैं, रियल एग्जाम्पल एल्कीन का। ये तो था अपन लोगों ने बस एक सीधा सा कोई नाम लिख लिया था। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ 2-ब्यूटीन, ठीक है। 2-ब्यूटीन का अपन लोगों ने एग्जाम्पल लिया। 2-ब्यूटीन का मतलब यहाँ बना देता हूँ 2, 3, 4, ठीक है। 2-ब्यूटीन यानी 2 पे क्या है? ईन है, ठीक है। और यहाँ क्या होगा? फिर सिंगल बॉन्ड होगा। थोड़ा सा दूर बनाते हैं ताकि कार्बन आ जाए बीच में। तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ CH3, यहाँ CH, यहाँ CH, यहाँ CH3। ये अपनी क्या हो गई? 2-ब्यूटीन हो गई। क्या हो गई? 2-ब्यूटीन, ठीक है। इस कार्बन को बॉन्ड क्या है आगे पीछे लिखने का, इस कार्बन के जस्ट यहाँ दिखाने से क्या है, यहाँ हाइड्रोजन दिखाने का मौका मिल जाता है, सही जगह रह जाती है। वरना फिर स्ट्रक्चर अलग तरह की बनती है, साफ सुंदर नहीं लगती। अगर स्ट्रक्चर तब तक साफ नहीं बन रही तब तक अपने कुछ मालूम नहीं चलता। कार्बन कार्बन बीच डबल बॉन्ड है, ये राज्य कार्बन कार्बन बीच डबल बॉन्ड। एक कार्बन ये दिखा दिया, दूसरा कार्बन ये दिखा दिया, बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है। एक तरफ हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ CH3 है। एक तरफ हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ CH3 है। हो सकता है ये कंपाउंड ऐसा हो, एंड इट मे बी पॉसिबल दैट इट्स स्ट्रक्चर इज और स्पेशियो अरेंजमेंट इज लाइक दिस वे। हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्या दोनों घटनाएं संभव हो सकती है कि नहीं हो सकती? 2-ब्यूटीन इन दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता? इस स्ट्रक्चर से देखने से क्या मालूम चल रहा है कि ऐसा है या ऐसा है या नहीं है? ये दोनों अलग अलग हैं, और दोनों अलग अलग होने की वजह से दोनों की प्रॉपर्टीज भी अलग होती है, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह अलग अलग होता है दोनों का। तो इस बात को यहाँ ध्यान रखना है। अब यहाँ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अपने को मालूम चल गया, ठीक है। डबल बॉन्ड है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो रहा है, प्रतिबंधित घूर्णन हो रहा है, यानी कि ये घूम के इस तरफ नहीं आ सकता। अगर ये घूम के इस तरफ आ गया तो ये जैसे स्ट्रक्चर बन जाएगी ना। हाँ, एक को घुमा दिया। अगर ये एक्स को
इसमें दोनों एक तरफ हैं, ठीक है। अगर इसको इस तरफ ले गया मैं, इसको घुमा के इस तरफ ले जाऊँ तो दोनों अपोजिट साइड हो जाएंगे। CH3 इस तरफ है, ये इस तरफ हो जाएगा, यानी दोनों अपोजिट साइड हो गए। H जो है वो क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड, इसमें अपोजिट साइड है, तो इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी। लेकिन यहाँ क्या होता है, डबल बॉन्ड की वजह से, किसकी वजह से, डबल बॉन्ड की वजह से प्रतिबंधित घूर्णन या फिर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पाया जाता है। एंड ड्यू टू दिस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दिस ग्रुप कैन नॉट फ्लिप एंड रिप्लेस्ड ईच अदर, एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर पाते, एक दूसरे की जगह नहीं आ पाते, इस वजह से ये दोनों अलग अलग है। अब देखते हैं सिस कौन सा है, ट्रांस कौन सा है। दोनों एक तरफ है, इसका मतलब ये क्या है, सिस। दोनों अलग अलग तरफ है, इसका मतलब ये क्या है, ट्रांस। काफ़ी आसान बात है, ये समपक्ष, ये विपक्ष। किसी को प्रॉब्लम, एकदम इजी सा मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की वजह से रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पाया जा रहा है, जिसकी वजह से स्पेशियो अरेंजमेंट चेंजेज है, और उसी की वजह से क्या मिल रही है आपको, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इस एग्जाम्पल को लिख लेना, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास है तो पॉज करके देख लेना, चाहे दोबारा देख लेना, ठीक है। जैसे अपना एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं, 1 2 डाई क्लोरो एथीन, 1 2 डाई क्लोरो एथीन। 1 एथीन है, इसका मतलब एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, दोनों के बीच है डबल बॉन्ड, और तो कोई जगह ही नहीं है, ठीक है। और 1 2 दोनों पे क्या है, दोनों पे क्या है, इसके साथ एक तो क्या है, हाइड्रोजन दोनों के साथ, और दूसरा क्या है, क्लोरीन। इसको ऐसे लिख देता हूँ यहाँ, क्लोरीन, और ये भी यहाँ क्लोरीन। 1 2 डाई क्लोरो एथीन। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, एक यहाँ इसके साथ भी ये हाइड्रोजन है, इसके साथ ये क्लोरीन है, इसके साथ ये हाइड्रोजन है, इसके साथ ये क्लोरीन है। ये कंडीशन बन सकती है, डबल बॉन्ड है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तो क्या हो सकता है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ हाइड्रोजन हो सकता है, यहाँ क्लोरीन हो सकता है। बस इजी है, दिक्कत ही नहीं कोई, एकदम इजी है, एकदम इजी है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। डबल बॉन्ड है, दोनों एक तरफ हो सकते हैं, दोनों सेम कंपाउंड जो वो एक तरफ हो सकते हैं, सेम कंपाउंड जो वो ऑपोजिट साइड में हो सकते हैं। अगर ऑपोजिट साइड में है तो इसे क्या बोलेंगे, विपक्ष यानी कि ट्रांस। अगर सेम साइड में तो क्या बोलेंगे, समपक्ष यानी कि सिस। यानी कि यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, अपने मैं एक बात फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ स्पेसियो अरेंजमेंट अलग है, स्पेसियो अरेंजमेंट सेम नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो जियोमेट्रिकल जो आइसोमेरिज्म है, जो ज्यामिति समय होता है, उसके लिए खास बात ये है कि इनमें क्या होना चाहिए, जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, प्रतिबंधित घूर्णन वो होना चाहिए। यहाँ डबल बॉन्ड की वजह से हो रहा है, तो डबल बॉन्ड अपने दिखा रहे हैं, ठीक है। और अपने बात करते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ 2 ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। यानी कि 1 2 3 आगे बनाते हैं। यहाँ तो इस बोर्ड को अपने को यूज़ करना पड़ेगा, दरअसल क्या है, बोर्ड थोड़ा छोटा है ना, एक कार्बन यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। 2 पे ब्यूटेनोइक, यानी कि इन कौन से पे है, 2 पे, ये जी 2 पे लगा दिया पहले, ठीक है। ओइक है, इसका मतलब एक तरफ क्या है, COOH, एक तरफ क्या है, COOH, इसको बना देता हूँ मैं COOH, ठीक है। और एक स्ट्रक्चर, एक हाइड्रोजन हो गया, एक यहाँ क्या हो गया, फिर यहाँ क्या हो गया, CH3, और यहाँ H, और ये, ठीक है। अब इसके अंदर देखते हैं, ये H है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच है डबल बॉन्ड। इस कार्बन से एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा है, एक तरफ COOH जुड़ा है, ठीक है। ये वास्तव में कार्बन जुड़ा है, ठीक है, ऑक्सीजन की तरफ तो बस ऐसे लगा दिया यहाँ। इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा है, एक तरफ क्या जुड़ा है, CH3 जुड़ा है। फ्लिप कर दें इसको, यानी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ये पॉसिबल है कि आपको इस स्टेट में ना मिलके, इस स्ट्रक्चर में ना मिलके ये ऐसे भी मिले, ऐसे भी तो मिल सकता है। मान लिया कि ऐसे मिल गया आपको। अब यहाँ एक जैसे, ठीक है, इसमें क्या है सर
कि ये तो सिस मान लिया कि दोनों एक तरफ एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ तो एक जैसे नहीं है, यहाँ तो एक जैसे नहीं है, लेकिन अपने को एक तरफ वाला ध्यान देना है। अगर दोनों ये अलग अलग हैं तो एक तरफ का ध्यान देना है। एक तरफ का ध्यान देने से ये क्या हो गया, फिर इसे क्या बोलेंगे, समपक्ष या फिर सिस। और ये क्या हो गया, दोनों तरफ है, अलग अलग हो गए सारे, तो ये क्या हो गया, विपक्ष। क्या हो गया, विपक्ष, या फिर इसे क्या बोलते हैं, ट्रांस। काफ़ी आसान है, बस आपको जो सिंगल एक तरफ वाले हैं उनका ध्यान देना है, एक तरफ वाले जो सिंगल है उनका ध्यान देना है। इसका एक नाम और है, क्या नाम है, इसका नाम है, लिख देता हूँ मैं यहाँ, इसे आइसोक्रोटोनिक अम्ल बोलते हैं। कौन सा अम्ल, क्रोटोनिक अम्ल, आइसोक्रोटोनिक अम्ल। और ये है सीधा क्रोटोनिक अम्ल, इसे क्या बोलते हैं, क्रोटोनिक अम्ल बोलते हैं। ISOCROTONIC आइसोक्रोटोनिक एसिड, एंड दिस वन इज नोन एज ए CROTONIC क्रोटोनिक एसिड। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया अलग से थोड़ा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ, ब्यूटीन डाइओइक एसिड, ब्यूटीन डाइओइक एसिड, मतलब इस बार ओइक क्या है, डबल है, ओइक क्या है, डबल है। तो कार्बन कार्बन बीच डबल बॉन्ड। ठीक है, जैसे मैं यहाँ बना, पहले चलो स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और इसके साथ क्या ऐड है, COOH, ओइक एसिड है ना, डाइओइक है, क्या है, डाइओइक है, तो इसके साथ भी क्या है, COOH है। ठीक है, और यहाँ इसकी एक हाइड्रोजन। अब ये तो सेम हो गया, कोई डिफरेंस नहीं है। कार्बन कार्बन बीच डबल बॉन्ड, यहाँ H, यहाँ COOH, यहाँ H, इसका कार्बन का एक H, यहाँ COOH। अगर इसको आप ऑपोजिट कर दो तो यहाँ COOH, यहाँ H, यहाँ क्या हो जाएगा H, यहाँ क्या हो जाएगा COOH। ये तो सेम पहले वाला एग्जांपल हो गया। दोनों अगर सेम है एक तरफ तो क्या हो गया, सिस, और दोनों अलग अलग है तो क्या हो गया, ट्रांस। ठीक है, कोई ऐसा है क्या जिसके समझ में नहीं आ रहा है, कोई ऐसा है जिसके समझ में नहीं आ रहा है? अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो बोल सकते हो आप लोग कमेंट बॉक्स में। अगर सभी को सही ढंग से समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मुझे मालूम चल जाए कि हाँ कोई इश्यू नहीं है, सभी को अच्छी तरह समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इनमें क्या है कि इसमें भी दोनों एसिड्स को अलग अलग नाम मिला है, इसमें भी दोनों एसिड को अलग अलग नाम मिला है। सिस को क्या नाम देते हैं, मैलिक एसिड नाम देते हैं। क्या बोलते हैं, मैलिक एसिड, मैलिक एसिड नाम देते हैं, मैलिक अम्ल। ठीक है, और ट्रांस को बोलते हैं फ्यूमेरिक अम्ल, फ्यूमेरिक एसिड। ब्यूटीन डाइओइक एसिड में अगर आपके पास सिंस है तो उसे मैलिक अम्ल बोला जाता है, अगर ट्रांस है तो उसे फ्यूमेरिक अम्ल बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया अलग अलग दोनों का। किसी को इश्यू, अगर मेरा क्वेश्चन लिखूं क्या है का, 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटीन, 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटीन। अगर ये एग्जांपल लें तो ब्यूटीन यानी कि कार्बन कार्बन बीच डबल बॉन्ड। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड दिखा दिया। और 2 और 3 पे क्या है, 2 और 3 पे क्या है, 2 और 3 पे डाई ब्रोमो है, यानी कि यहाँ Br ऐड है, यहाँ भी Br ऐड है, यहाँ Br ऐड है, तो इसकी 4 वैलेंसी पूरी हो गई। अब आप इस बॉन्ड को बड़ा दिखा सकते हो, इसकी भी 4 वैलेंसी पूरी हो गई, तो इन बॉन्ड को भी आप बड़ा से दिखा सकते हो। तो यहाँ इसकी 3 हो गई, ये हो गया CH3। मैं बनाऊँ स्ट्रक्चर, तो एक कार्बन यहाँ आएगा, है ना, दूसरा कार्बन डबल बॉन्ड के साथ यहाँ दिखा दिया, एक Br यहाँ, एक यहाँ CH3, यहाँ आ गया Br इस कार्बन का, और इस कार्बन में क्या आ गया CH3। अगर आप इसको अपोजिट करते हो तो यहाँ जाएगा CH3, यहाँ जाएगा Br। ध्यान रखना दोनों को मत घुमा देना,
नीचे वाले को इसको इस तरफ लेके आए, इसको इस तरफ लेके आए, ऊपर वाले को कहीं ऐसे इसको भी रोटेट कर दो, इसको भी इस तरफ ले आओ, इसको भी इस तरफ ले आओ। रियल में मैं फिर से बता देता हूँ कि इसको रोटेट नहीं कर रहा मैं नीचे वाले को, ये मैं पहले से बता चुके हूँ। इट ऑलरेडी क्लियर दैट डबल बॉन्ड कैन नॉट रोटेट, डबल बॉन्ड जो रोटेट नहीं कर सकता, डबल बॉन्ड रोटेट नहीं कर सकता। या फिर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है इसकी वजह से, यानी कि वहाँ प्रतिबंध होता है घूर्णन में। तो ये नीचे वाले जो है अपने को ऐसी कंडीशन में मिल रहे हैं, ये कंपाउंड मिल ही अपने को ऐसी कंडीशन में रहे हैं। एक तरफ वाले को सेम रखना है, दूसरी तरफ वाले को, अगर आप लोगों ने दूसरी तरफ वाले को घुमा दिया तो वो सेम ही हो जाएगा। फिर ऊपर वाले को घुमा दिया, इसको ही घुमा दिया, CH3 इधर है, CH3 इधर हो जाएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। ये है सिस, ये है ट्रांस, इसे बोलते हैं क्या, समपक्ष, इसे बोलते हैं विपक्ष। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों के। इसके बाद देखो नेक्स्ट, जैसे कि मान लो मैं इस तरह का एक कंपाउंड लिखता हूँ, ये इस तरह का मान लो मैं कंपाउंड लिखता हूँ, इसके अपने स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये क्या हो गया, अगर देखो तो एक तरफ है सिस हो गया, इसका लिखा, नीचे वाले घुमा दिया, यहाँ CH3 कर दिया, यहाँ H कर दिया, यहाँ CH3 कर दिया, यहाँ CH3 कर दिया, यानी CH3 वाले की तरफ H था, यहाँ भी CH3 वाले की तरफ H है, CH3 की तरफ है, CH3 क्या डिफरेंस है क्या, कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब ये वाले कंपाउंड क्या नहीं करते, क्या नहीं करते, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो नहीं करते। ध्यान रखना क्या, इसका मैं एक फॉर्मूला ट्रिक टाइप लिख देता हूँ, कैसे कि अगर ऐसे हो कोई, इस तरह हो तो वो क्या नहीं करते, वो कभी भी क्या नहीं करते, इस तरह की अगर कोई स्ट्रक्चर है तो वो क्या नहीं करते, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को प्रूव नहीं करते या जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। तो यहाँ आप लोगों ने आज पढ़ा कौन सा, आज अपन लोगों ने ओनली एक ही पढ़ा है क्या, कि जो एल्कीन्स हैं वो किस तरह जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो शो करती है। आज इतना ही करेंगे, आज क्लास जो है वो छुट्टी रखेंगे। ठीक है, जहाँ तक संभव हो, मैंने आपको कहा है अपना सैटरडे का प्लान है, सैटरडे को लाइव आने का। अगर सैटरडे को आप अगर लाइव 10 बजे का टाइम रखा था, बाद में मैंने 10 बजे का सही है, ज़्यादा लेट नहीं। अगर 10 बजे का टाइम सही है सैटरडे का, एक बार लाइव आने के बाद फिर अपने वापस डिस्कशन कर लेंगे। और भी जल्दी आना चाहें तो अपने और भी जल्दी लाइव आ सकते हैं, तो इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो आप लोगों का काम क्या है, आप लोगों को इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, सजेशन में डालना है, ताकि अपने पास ज़्यादा स्टूडेंट लाइव हो सके। क्लास में जितने ज़्यादा लाइव होंगे उतने ही क्लास में पढ़ाने को जितना ज़्यादा मज़ा आता है, आप लोगों को पढ़ने का उतना ज़्यादा अच्छा मज़ा आएगा, इंटरेक्शन अच्छा हो पाएगा। ठीक है, ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी और लेसन भी फटाफट चलने लगेगा। अब मेरे को मालूम नहीं चल रहा कि कौन सी चीज़ समझ में आ रही है कौन सी नहीं आ रही, इसलिए मेरे को स्लो चलना पड़ता है। लाइव में क्या है, फटाफट चलेगा, थोड़ा फटाफट होगा तुलना में, और अपना जल्दी लेसन हो जाएगा। वैसे लेसन छोटा ही है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। ठीक है, तो अब आप लोग अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएंगे। अगर आपको यहाँ कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। अगर आपको मैंने कहा है, अगर आप अच्छी तरह समझ में वो आ रहे हैं तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, और सभी लाइव आने का तैयार हो तो सैटरडे 10 AM भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, ताकि मैं आपको, मेरे को ऐसे कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ इतने स्टूडेंट हैं जो लाइव आ रहे हैं। 20, 25, 30 स्टूडेंट होने के बाद अपने लाइव आना स्टार्ट कर देंगे। जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ना चाहते उनके लिए और भी अच्छी बात है। तो इसी के साथ दोस्तों अलविदा, मिलेंगे कल। ध्यान रखना अपना और घर वालों का, कोरोना में थोड़ा बच के सावधान। ओके गाइस, गुड बाय।